सही है, शुरू करें। ठीक है, शुरू करें। चलो, आवाज़ आ गई। ठीक है, बिस्मिल्लाह। मुझे उसको एडमिट करना होगा। बस ठीक है। हाँ, साथ भाई वगैरह हैं, वो लोग करेंगे। टैग वर्ड, हाँ नहीं 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 नहीं, बस ठीक है, ठीक है। सही। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप लोग? ठीक ठाक? अच्छा, हमारा आज यहाँ पे जमा होने का मकसद ये है कि हम लोग अपनी ज़िंदगी को कैसे प्रोडक्टिव बनाएं। ठीक है, तो इस वर्कशॉप का ये जो सेशन है, ये एक सीरीज़ ऑफ सेशन है, यानी कि इसमें मल्टीपल वर्कशॉप्स होंगी या मल्टीपल सेशंस होंगी, कहना चाहिए। तो इसमें हम आज जो डिस्कस करेंगे वो टाइम मैनेजमेंट के हवाले से कुछ बातें डिस्कस करेंगे। सही है, तो इसके लिए ये स्लाइड्स हैं। अगर आप लोग को स्लाइड्स ना आए तो मुझे बताइएगा। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं। चेयर मेरा ख्याल है हटा देता हूँ मैं। बिस्मिल्लाह। व्हाट वी लर्न इन दीज सेशंस। ठीक है, अगर आप लोग चाहें तो इधर आ जाए। सही है, हाँ। इम्पॉर्टेंस ऑफ कॉन्टेक्स्ट हम इसमें पढ़ेंगे। इम्पॉर्टेंस ऑफ लिसनिंग पढ़ेंगे। स्ट्रेटेजिक टाइम मैनेजमेंट, इम्पॉर्टेंस ऑफ कमिटमेंट्स, आर्ट ऑफ नेवर बीइंग लेट, प्रायोरिटाइजेशन, डिटर्मिनेशन, टाइम इम्पॉर्टेंस। ये तकरीबन इस सेशन में सारी चीज़ें हो जाएंगी इंशाल्लाह ताला। ठीक है, 1 घंटे का ये ट्रेनिंग नॉर्म्स। अच्छा, पहले तो ये कि इस सेशन में जो मैं बताना चाह रहा हूँ कि इसमें हम बहुत सारी चीज़ें सीखेंगे। तो आज जो सेशन है, आज सिर्फ टाइम मैनेजमेंट के ऊपर कुछ बात होगी। ठीक है, ये सीरीज़ ऑफ सेशन है। वालेकुम सलाम। ये सीरीज़ ऑफ सेशन है, तो इसमें आगे चल के जो है वो मुख्तलिफ दूसरी चीज़ें भी आती रहेंगी। मिसाल के तौर पर इसके अंदर जो है वो आगे चल के विजन पे बात हो सकती है। स्लीप मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा नेसेसरी है टाइम मैनेजमेंट के साथ, उस पर बात हो सकती है। तो इस तरह ये 3-4 चीज़ें, 5 चीज़ें इसके अंदर ओवरऑल वो होंगी। ठीक है, तो आज जो हमने पढ़ेंगे वो उसकी एक आउटलाइन थी जो मैंने आपको बता दी। अच्छा, आप लोगों के जहन में क्या है कि मतलब मेरे ये बताने से मैंने हल्का सा आप लोग को वो दिया है, वैसे आप लोगों के जहन में क्या है कि भाई इन सेशन में क्या होगा, या आने से पहले क्या था, क्या फीलिंग्स थी? माइक नहीं, माइक चलने अच्छा खैर। बिल्कुल। हम्म हम्म, बिल्कुल बिल्कुल सही। बिल्कुल, इंशाल्लाह इंशाल्लाह आएंगे। और कोई? हम्म वो वही आगे जो प्रायोरिटाइजेशन है। हम्म मुतासिर हुए बगैर जो है वो, यानी सारे काम अपने अपने लेवल पे होते रहें, है ना, यही प्रायोरिटाइजेशन में ही। हम्म हम्म सही। अच्छा, ऑनलाइन कोई है? मेरा ख्याल है अभी तो कोई ऑनलाइन नहीं है, क्योंकि उसमें आवाज़ का ज़रा मसला है, शायद हो सकता है वो लग रहा ना। ठीक है, तो ठीक है। और किसी के जहन में? हम लोग आने से पहले, आप लोग जब अभी आने से पहले हम ये बात कर रहे थे कि भाई आप लोग के आने से पहले क्या फीलिंग्स क्या थी, क्या सोच कर आए कि भाई क्या चीज़ होगी यहाँ पे। टाइम मैनेजमेंट का तो उस पर लिखा हुआ था, आप लोग के जहन में क्या था, क्या चीज़ हो सकती है? बताएं। हाँ, वक्त का सही इस्तेमाल। ठीक है, और बताएं। कम वक्त में मैक्सिमम आउटपुट निकाला कुछ। ठीक है, ठीक है। तो हम इंशाल्लाह सारी चीज़ें जो आई हैं अभी तक, वो इंशाल्लाह सारी ही चीज़ें इसमें जो क्वेश्चंस हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं, जो चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं, इंशाल्लाह सारे हल होने की टिप्स हैं,
अब हेल्थ तो आप नहीं करना है, यानी कि मैं तो आपको बता सकता हूँ कि भाई किस तरह करना है, ठीक है। तो उसमें एक अच्छे यानी कि प्रोडक्टिव रूल्स हैं, प्रोडक्टिव बहुत सारी चीज़ें हैं ताकि आप उसमें अमल करके आगे बढ़ सकें। हम्म, वो आगे जाके आएगा, मे बी आज ना आ सके, आज उसका एक हिस्सा आ सकेगा, वो एक यानी कि उससे उसका रिलेशन होगा, जो आगे आएगा वो ये समझ लें बरकत के ऊपर बाकायदा एक छोटा सा एक टॉपिक है इसके अंदर, ठीक है। वो स्लीप मैनेजमेंट के साथ आता है इस पर हल्का सा उसका टच आएगा तो उस अंदाजा होगा, लेकिन वो इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन में इंशाल्लाह नेक्स्ट या उसके बाद वाले में थर्ड सेशन में इंशाल्लाह हो जाएगा, ठीक है। अच्छा जी, नोटबुक आप लोग के पास अगर नोटबुक है तो बहुत अच्छा, और नहीं है तो मेरे ख्याल है यहाँ पेजेस का मैंने कहा था, बट शायद वो हो जाएगा अभी, वरना मोबाइल पे यानी किसी चीज़ पे कोई चीज़ें आप लोग नोट करें तो उससे ना ज़्यादा फ़ायदा होता है, इंटरेक्टिव सेशन होगा, उससे आपको फ़ायदा होगा। दूसरा है कि अगर मिसाल के तौर पर नोटबुक नहीं है तो मोबाइल में भी नोटबुक्स का वो जो एप्लीकेशन होती है उससे, या गूगल नोट्स पे, मतलब बहुत सारे ऑप्शन हैं, यानी कि आप लोग कुछ ना कुछ लिखें, ठीक है। अच्छा, उसके बाद है क्वेश्चन आंसर्स। क्वेश्चन आंसर्स का ये है कि भाई ये वर्कशॉप कोई जुम्मे का बयान नहीं है ठीक है ना, कि आप बस ना खामोशी से सुनना है और कुछ बोलना नहीं है, ऐसा नहीं है। आपको कोई सवाल आता है तो आप बिल्कुल यानी कि ना क्या कहते हैं उसको, कि वो बिला तकल्लुफ और बगैर आश्रय किए आप पूछ सकते हैं, ठीक है। इसमें बहुत कम दफ़ा ऐसा होता है कि उसमें बोलना मना होता है, कोई ऐसी कोई इंपॉर्टेंट कोई वाक़या बताया जा रहा हो तो उसमें ये होता है कि आप थोड़ी देर के लिए 1-2 मिनट के लिए 5 मिनट के लिए वो कंप्लीट हो जाए, फिर बोले। वैसे ऐसा इंशाल्लाह हमारे यहाँ तो होगा नहीं, मे बी शायद ही हो, लेकिन ये है कि किसी भी चीज़ में आपको बोलने के लिए ये नहीं सोचना कि यार बात ख़त्म होगी तो मैं बोलूँगा, भूल जाएंगे, या लिख लेंगे तो चलो ठीक है, या फिर ये कि उस वक्त उसी से रिलेटेड होता है वो, तो उस वक्त जो चीज़ असर कर जाती है, समझ में आ जाती है, वो बाद में वो उस लेवल की शायद नहीं भी आती। हाँ, अगर कोई चीज़ आगे आ रही होगी बाकायदा उस पर कोई टॉपिक होगा तो मैं बता दूंगा कि इस पर बाकायदा हम अलग से बात करेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन आंसर आप इजीली पूछें। दूसरी चीज़ ये है कि मेरे साथ एक प्रॉब्लम है, तो प्रॉब्लम ये है कि मैं थोड़ा तेज़ बोलता हूँ मुझे लोग कहते हैं कि आप बहुत तेज़ बोलते हैं, तो मैं कभी तेज़ बोलता हूँ यकीनन, तभी लोग कहते हैं। तो अगर मेरी कोई बात, कोई लफ्ज़ समझ में नहीं आ सके या मैं नहीं समझा सकूँ तो आप लोग बिल्कुल मुझसे पूछ लें, कहीं ऐसा ना हो कि ना मैं कुछ और बोल रहा था और आप लोग कुछ और समझ रहे हो, तो ये इससे फिर सारा मामला ही आगे पीछे हो जाता है। तो हमारे पास अभी टाइम कम है, वरना इस पर एक बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी थी, लेकिन हम आगे चलते हैं। गेटिंग द मोस्ट आउट ऑफ दिस सेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। हम लोग 10वीं-20वीं वर्कशॉप्स अटेंड करते हैं, सेशन अटेंड करते हैं। प्रॉब्लम ये होता है कि हम बड़े चाह से उसके अंदर जाते हैं, ठीक है। अच्छा, मैं ना बाद औक़ात उर्दू के ना कुछ थकील अल्फाज इस्तेमाल करता हूँ, ये शकील भी खुद शकील लफ्ज़ है ना, थोड़ा सा गाढ़ा लफ्ज़ है। तो अगर कोई ऐसा लफ्ज़ ना समझ में आ सके, और मेरी इंग्लिश इतनी अच्छी नहीं है और मैं इंग्लिश में कोई ऐसा वर्ड बोलूँ जिसकी प्रोनाउंसिएशन सही ना हो, तो प्लीज़ पूछ लीजिएगा या मुझे बता दीजिएगा, मेरी इस्लाह कर दीजिएगा, ठीक है। यानी मैं इसलिए कह रहा हूँ कि प्लीज़ तकल्लुफ़ की यहाँ पे कुछ है ही नहीं, बिला तकल्लुफ़ दीन में तकल्लुफ़ नहीं, तो उस पर आपने अमल करना है। अच्छा जी, तो हम जा रहे होते हैं बड़े मान और चाह से जा रहे होते हैं, हम जाएंगे, हमारी ज़िंदगी में कोई चेंज आएगा, ये होगा वो होगा। कभी थोड़ी देर के लिए वहाँ बैठे बैठे तक आता है, घर जाने के रास्ते तक काफ़ी हो रहा होता है कि यार बेहतरीन ना, अब ये होगा, मैं ये करूँगा। घर पहुँचने के बाद नींद आती है सही की, और फिर सो के जब उठते हैं तो क्या था, कोई पूछे तो आपके पास बताने को भी कुछ नहीं होता। अमल करना तो बहुत ही आगे की बात है। तो उसके लिए 2 टिप्स हैं, 2 तावीज़ कह लें, कि इन सेशन से आप किस तरीके से ज़्यादा फ़ायदा उठा सकते हैं, ठीक है। और अगर आपने उन 2 तावीज़ों को बांध लिया तो इंशाअल्लाह ताला, अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है, असल तो अल्लाह ताला ही हमारी लाइफ में पॉजिटिव चेंज लाए, सब चीज़ अल्लाह ही के हाथ में है इस तरह की। लेकिन इन टिप्स से या इन तावीज़ों को अगर आप बांध लें पल्ले सही से, तो इंशाअल्लाह ताला बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। नंबर 1 चीज़ है कॉन्टेक्स्ट। किसी को आइडिया है कॉन्टेक्स्ट क्या होता है? कॉन्टेक्स्ट और सॉरी, अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। मयूर भाई कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। क्या हाल है मीर भाई? मोहम्मद अफजल। आपको मेरी आवाज़ आ रही है? जी साफ है। ठीक है, जज़ाकल्लाह। कुछ कहना चाह रहे हैं? वालेकुम सलाम को आप बिस्मिल्लाह कीजिए। शुरू हो गया क्या? ठीक है, जज़ाकल्लाह, जज़ाकल्लाह। जी, शुरू हो चुका है अच्छा अच्छा। तकरीबन।
5 7 10 मिनट हो रहे हैं, ठीक है। हाँ सही। अच्छा, कॉन्टेक्स्ट, इंपॉर्टेंस ऑफ कॉन्टेक्स्ट। कॉन्टेक्स्ट क्या होता है कि किसी बात को, हमारा मकसद कुछ और होता है, वो बात बताने से पहले बात करने वाला जो मुतकल्लिम होता है, यानी जो कलाम कर रहा होता है, वो उसका कुछ बैकग्राउंड बताता है ताकि उसका असल मकसद समझ में आए। मिसाल के तौर पर मैं यहाँ खड़ा हुआ हूँ, मैं जो है वो हमजा से कहता हूँ, हमजा पानी पिला दो, पानी पिला दो नहीं सॉरी, मैं कहता हूँ पानी ला दो, पानी ला दो, तो हमजा किस चीज़ में पानी लेकर आएगा? गिलास में। अच्छा, मैं गाड़ी धो रहा हूँ, अब मैं बोलता हूँ पानी ला दो, तो हमजा किस चीज़ में पानी लाएगा? बाल्टी में। तो ये कॉन्टेक्स्ट से जुमला एक ही है, पानी ला दो, पानी ला दो, बट कॉन्टेक्स्ट से क्या होगा? पूरा मतलब ही चेंज हो जाएगा। तो कॉन्टेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। बाद में ऐसा लग रहा था यार क्या जो है ना वो पता नहीं इसका क्या ताल्लुक है यार टाइम मैनेजमेंट से, क्या समझ नहीं आ रहा, या इसका क्या ताल्लुक है यार विजन से या फलां फलां से, तो ये समझ नहीं आ रहा। वो होता है, यानी कि अगर जो बता रहा है वाकतन उससे कोई रिलेशन उसका कायम, उसको वो जानता है बोलने वाला, तो जो सुनने वाले हैं उनके जहन में बाज़ औक़ात कंफ्यूजन क्रिएट होती है, इससे कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन ताल्लुक होता है। तो इसकी हम मिसालें देख लेते हैं। मिसाल के तौर पर कॉन्टेक्स्ट का जो फ़ायदा भी होता है, फ़ायदा क्या होता है कि हम अपनी मादरी ज़बान कैसे सीखते हैं, चाहे हमारी ज़बान उर्दू हो, इंग्लिश हो, अरबी हो, फ़ारसी हो, कैसे सीखते हैं? मुश्किल से, बहुत मेहनत करनी पड़ती है, एड़ी चोटी का जोर लगाना पड़ता है, हमें रट्टे लगाने पड़ते हैं, स्ट्रक्चर याद करना पड़ता है, ऐसा होता है? क्या एफर्टलेसली सीख लेते हैं बगैर किसी मेहनत के? मतलब वही ना, मेरे को मेहनत तो नहीं करनी पड़ती। वजह क्या होती है? कॉन्टेक्स्ट। ये सारा माहौल, वो सब चीज़ें क्या होती हैं, इस कॉन्टेक्स्ट की वजह से। चाहे आप सबसे मुश्किल ज़बान किसी को यहाँ पे स्पेनिश, चाइनीज़ वगैरह हम लोग को मुश्किल लगती है, लेकिन जो स्पेन में या चाइना में पैदा होता है उसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होती। वो इजीली, चेचनिया के अंदर जो लोग पैदा होते हैं वो लोग चेचनी ज़बान बहुत आराम से बोल देते हैं, हालांकि बहुत मुश्किल है। क्यों? बिकॉज ऑफ कॉन्टेक्स्ट। मम्मी बात समझा पा रहा हूँ? क्लियर हो गई बात? अच्छा, इसको हम हदीस से भी देख लेते हैं। मैंने जानबूझ के उर्दू नहीं लिखी, सिर्फ अरबी रखी है या इन चंद अहादीस में। हदीस में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये बयान करना चाह रहे हैं सहाबा को कि हुब्बे जाह और हुब्बे माल, शोहरत की मोहब्बत, मेरी वाह हो, मेरी बड़ाई बयान हो, इसकी मोहब्बत, और हुब्बे माल, माल की मोहब्बत, ये दो चीज़ें बहुत ख़तरनाक हैं। ठीक है, आप अलैहिस्सलाम बताना क्या चाह रहे हैं? ये दो चीज़ें बहुत ख़तरनाक हैं। तो अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा को ये कह देते हैं कि बात सुनो, माल से बचना, और वजाहत, यानी वजाहत से मतलब वाला उर्दू वाला वजाहत नहीं, वजाहत से मतलब ये है कि हुब्बे जाह, वाहवा की ख्वाहिशात जो अंदर पैदा होती हैं नफ्स में शैतान की वजह से, उससे बचना। या वो ये भी कह सकते थे भाई हुब्बे माल बहुत बुरी चीज़ है, हुब्बे जाह बहुत बुरी चीज़। हुब्बे जाह समझ आ गया टर्मिनोलॉजी? हुब्बे जाह मतलब वाहवा की चाहत के मेरे सब वाहवा करें, मेरी सब बड़ाई बयान करें, इसको हुब्बे जाह कहते हैं। हुब्बे माल इजी, हुब्बे माल, माल की मोहब्बत। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत आराम से फरमा सकते थे कि भाई हुब्बे जा बहुत बुरी चीज़ है, हुब्बे माल बहुत बुरी चीज़ है। तो आपका क्या ख्याल है, सहाबा हुब्बे जा और हुब्बे माल को अपनाते? सवाल ही पैदा नहीं होता। वो तो पसीना गिरे तो उसको जमा करके खुशबू बना के रखते हैं। उनको बजाय सिर्फ सिंप्लिसिटी, हम कहते हैं ना सिंप्लिसिटी और लंबी नहीं करो फला फला, तो इसके बजाय इतना सा कह देते हैं कि भाई ये जो है ना वो हुब्बे जा हुब्बे माल बहुत बुरी चीज़ है। तो कोई सहाबी, मेरा अपना और इंशाल्लाह हम सब का ये गुमान है, गालिब गुमान है, कि कोई भी इन दोनों चीज़ों के करीब नहीं जाता। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मादिबान जाइआन उरसिला फी गनम बि अफसद लहा मिन हिर्सिल मरई अलल माल व शरफ लिदीनिही, के दो भूखे भेड़िए अगर बकरियों के रेवड़ में क्या कर दिए जाएं, छोड़ दिए जाएं, तो वो दो भूखे भेड़िए और बकरियों की मिसाल इसलिए दे रहे हैं क्योंकि दिन रात वो बकरियां चराते हैं साहबा और भेड़ियों की खूनख्वारी देखते हैं। तो जब ये दो जुमले में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बोले तो सहाबा का जहन कहाँ गया? अपनी बकरियों की तरफ चला गया, वहां लेके चले गए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके। यानी वो सोचने लगे कि हाँ, जब भूखे भेड़िए आते हैं, हमारी बकरियां जा रही होती हैं, सैकड़ों बकरियां होती हैं, दो भेड़िए आ जाएं तो भगदड़ मच जाती है, 10-20 बकरियां मर जाती हैं, कुछ गिर के मर जाती हैं, कुछ को वो खा जाते हैं, चीरफाड़ हो जाती है, जख्मी हो जाती है। तो क्योंकि उनका अपना माल होता है ना, सब तबाह हो रहा है, अपनी आंखों से तबाह होता हुआ देख रहे हैं, तो उनके अंदर इसकी ना बहुत, यानी कि उस तकलीफ को वो समझते हैं। इसीलिए सहाबा को बजाय सिंपल
आराम से बोल देने के आप अलैहिस्सलाम ने उनको वहां लेके चले गए कि भाई देखो, दो भूखे भेड़िए बकरियों में इतनी तबाही नहीं मचाते जितना ये दो जज्बे दीन को नुकसान पहुंचाते। अब जाके वो बात उनको ज्यादा क्या कहते हैं ना, लगे जोर से जाके जो लगती है ना बुलजाए, लगे ठा करके। तो वो इसीलिए कि इधर कॉन्टेक्स्ट डेवलप हुआ। अब उन्होंने बता दिया कि भाई हुब्बे जाह और हुब्बे माल क्या है, बहुत बुरी चीज़ है, उनको बोलने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी बुरी चीज़ है, बस इतना बता दिया, इससे ज्यादा नुकसान जितना दो भूखे भेड़िए बकरियों को नुकसान नहीं पहुंचाते, उससे ज्यादा नुकसान ये दो जज्बे आपके दीन को तबाह कर देंगे। आपकी नमाज, रोजे, ज़कात, हज, सदका, खैरात सब गया, तबाही हो गई। ठीक है, एनी कोई क्वेश्चन यहाँ तक बात समझ में आ गई? अच्छा, उसके बाद ये आयत है सूरह हदीद की आयत नंबर 1 से 8 है। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सब्बह लिल्लाहि मा फिस समावाति वल अर्ज़ि व हुवल अज़ीज़ुल हकीम। के आसमान और ज़मीन में जो कुछ अल्लाह ताला की तस्बीह बयान करते हैं वो बहुत अजीज़ यानी कि बहुत ज़बरदस्त हैं, बहुत हकीम यानी कि बहुत ही हिकमत वाले हैं। उसी की अब अल्लाह ताला ना अपनी तारीफ़ें बयान कर रहे हैं। लहू मुल्कु समावाति वल अर्ज़, आसमान और ज़मीन की बादशाहत भी उसी की है, वही जिंदा करता है, वही मौत देता है, हर चीज़ पर कुदरत है, वो अव्वल है, वो आखिर है, वो ज़ाहिर है, वो बातिन है, हर चीज़ का इल्म उसको है। वो लदी खलक़ समावाती, फिर दोबारा आसमान और ज़मीन का जिक्र तीसरी दफ़ा आ रहा है कि वो आसमान और ज़मीन को पैदा भी उसने किया 6 दिन में, और उसके बाद वो अर्श पर मुस्तवी हो गए हैं। उसके बाद वो हर चीज़ जो ज़मीन में जाती है, जो उससे निकलती है, जो आसमान से नाजिल होती है, जो आसमान की तरफ चढ़ती है, हर चीज़ का अल्लाह को पता है। अभी तक अल्लाह ताला कोई बात हमसे मुतालबा है? अभी तक कोई, सिर्फ अपनी तारीफ़ अल्लाह ताला अपनी अज़मत बिठा रहे हैं। अच्छा, आगे चलें। वहुव माअकुम ऐनमा कुंतुम वल्लाहु बिमा तअमलून बसीर, तुम कहीं भी हो अल्लाह तुम्हारे साथ है, तुम्हारे अमाल से बुरी तरह बाखबर है। फिर दोबारा आ गया लहू मुल्कु समावाति वल अर्ज़, आसमान और ज़मीन की बादशाहत उसी के पास है। इलल्लाहि तुरजउल उमूर, तुम्हारे सारे काम उस तरफ लौटेंगे। अब बंदा जब पढ़ रहा है और उसका तर्जुमा पढ़ा, खासतौर पर अगर अरबी जानता है, तो वो देखे ना उसको एक वो किस कैफियत में जा रहा है। अल्लाह ताला की अज़मत और हैबत और उसकी शहंशाहियत की तरफ जा रहा है वो। अच्छा, आगे चलें। यूलिजुल लैला फिन नहार, यूलिजुल लैला फिन नहार, दिन में रात को दाखिल करता है और रात में दिन को दाखिल करता है। वहुव अलीमुम बिज़ाति सुदूर, वो क्या है, आपकी दिलों के भेद भी जानते हैं। अब यहाँ तक 7 आयात में अल्लाह ताला ने सिर्फ अपनी अज़मत और हैबत बिठाई है, तरगीब अपना हैबत, ताकि हम अल्लाह ताला की बात को अब सुन लें। अब आगे अल्लाह ताला ने एक मुतालबा करना था जिसके पीछे इतनी लंबी तमहीद बानी थी। वो कहते हैं ना कि वो शायर ने कहा ना कि तमन्ना मुख्तसर सी है मगर तमहीद तूलानी, कि मेरी असल तमन्ना तो बहुत मुख्तसर सी है लेकिन तमहीद बहुत लंबी है। तो वही अल्लाह ताला की बात से शायद शायर ने लिया होगा, अल्लाह आलम शायद। तो अब अल्लाह ताला फरमा रहे हैं आमिनु बिल्लाही, ये आमिनु बिल्लाही व रसूलिही, ईमान लाओ अल्लाह पर और उसके रसूल पर। व अनफिकु मिम्मा जअलकुम मुस्तखलफीन फीह, और खर्च करो। और फिर दोबारा आया फल्लज़ीना आमनू मिनकुम व अनफ़क़ू लहुम अज्रुन कबीर, फिर दोबारा थोड़ी सी तरगीब हो गई कि जो क्या कहते हैं, ईमान ले आएंगे और खर्च करेंगे उनके लिए क्या है, बहुत बड़ा अजर है। तो ये अल्लाह ताला की सुन्नत भी यही है कि अल्लाह ताला जब कोई बात बयान करना चाहते हैं तो अल्लाह ताला ने पूरे कुरान में 6500 आयात में 550 आयात हैं जो अहकाम की हैं, बाकी पूरे 6100 कुछ आयात जन्नत जहन्नम तज़किरा वाक़यात किस्से मिसालें अल्लाह ताला की अज़मत बड़ाई ये सब चीज़ों पर है पूरा कुरान। इससे हमें एक कॉन्सेप्ट मिलता है कि जब हम कोई बात किसी को समझा रहे हों, कुछ बता रहे हों, तो उससे हमें पहले उसके जहन में कुछ बैकग्राउंड बना हुआ होना चाहिए। ठीक है, तो ये कॉन्टेक्स्ट के ऊपर कुछ चीज़ें थी, तो रेफरेंसेस इसलिए मैंने लगा दी ताकि कोई चाहे तो रिजेक्ट कर ले। अच्छा, उसके बाद है लिसनिंग। लिसनिंग बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि हमारे टाइम का में तो उसको मैं ज़रा शॉर्टली आगे बढ़ा देता हूँ। या अय्युहन्नास ज़ुरिबा मसलन फस्तमिऊ लहू इन्नल्लज़ीना यदउना मिन दुनिल्लाहि लन यख़्लुक़ू ज़ुबाबा। ऐ लोगों, अल्लाह ताला मिसाल बयान करता है। ठीक है, अब एक मिसाल अल्लाह ताला बयान कर रहे हैं ना, तो कोई हुक्म नहीं बयान कर रहे, मिसाल बयान कर रहे हैं, उस पर अल्लाह ताला कह रहे हैं फस्तमिऊ लहू। फस्तमिऊ का मतलब होता है मार्कर चले नहीं रहने देने क्योंकि तार छोटा है ना। समिया का मतलब होता है सुनना। ठीक है, समिऊ का मतलब है सुनो। इस तमियों का मतलब होता है बहुत गौर से कान लगा के सुनो। अरबी में जब थोड़ा सा हर बढ़ जाता है, जैसे मुफ्ती साहब भी पढ़ा रहे होते हैं तो उसमें बता रहे होते हैं ना कि ये लफ्ज़ बढ़ गया इसलिए, तो उससे मतलब भी बदल जाता है, मतलब भी बढ़ जाता है। तो जब अल्लाह ताला खुद इतना ज़्यादा एम्फसाइज करें भाई बहुत गौर से सुनो किस चीज़ को, मैं एक मिसाल बयान करूँ उसको गौर से सुनो। ठीक है, तो मिसालों को भी तवज्जो से सुनना है, चाहे जाए कि अहकामात तो फिर और तवज्जो से सुनना है। ठीक है, तब हम आगे चलते हैं। एक्सरसाइजेज भी होंगी इसमें, कुछ छोटी मोटी एक्सरसाइजेज होंगी।
डिस्क्लेमर, आई एम द रिस्पॉन्सिबल ऑफ माई वर्ड्स का मतलब ये है कि भाई मैं इसमें जो बातें कह रहा हूँ उसका मैं खुद जिम्मेदार हूँ, और अल्लाह ताला ही की तरफ से जो उसमें अच्छी बातें हैं, और अगर कोई गलती है, कोताही है, कमी है, खामी है, तो वो मेरी तरफ से है। अल्लाह ताला हमें सही बात कहने सुनने की और अमल करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। हम आ रहे हैं अपने टॉपिक की तरफ, स्ट्रेटेजिक टाइम मैनेजमेंट, द एबिलिटी टू प्रायोरिटाइज। अच्छा, टाइम मैनेजमेंट का आप लोगों के ध्यान में क्या कॉन्सेप्ट है? आप नहीं बताइएगा आप नहीं बताइएगा जी। किसी के ध्यान में टाइम मैनेजमेंट क्या होती है? मतलब हम सुनते रहते हैं टाइम मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट, प्रायोरिटी सेट करना, ठीक है, और हाँ हाँ कमिटमेंट्स नहीं है, और आप बताएं कोई चीज़ आपके ध्यान में है? तो हाँ, लिमिट सेट करना, ठीक है, वेरी गुड। और तला आपके ध्यान में क्या है? हम्म सही सही, वेरी गुड, ठीक है। तो सबने ऐसे इन सवालों में कोई सही गलत नहीं होता, सबका अपने अपने ओपिनियन होता है, सही ही होते हैं, तो उसको बहुत अच्छे तरीके से बयान करना, और उसको थोड़ा सा उसको यानी कि तोड़ तोड़ के या प्रायोरिटाइज करके वो हम इंशाल्लाह ताला सीखेंगे। द एबिलिटी टू प्रायोरिटाइज आवर डे अकॉर्डिंग टू अ स्ट्रेटेजिक विजन एंड देन टू कंप्लीट दिस प्रायोरिटाइजेशन। देखिए, यानी कि आप अपने अपने उन तमाम कामों को जो आपको आपके मकसद पूरा करने में, मकसद हासिल करने में मददगार हों या आपको आपके मकसद की तरफ ले जाने वाले हों, उन तमाम कामों को बगैर किसी कॉम्प्रोमाइजेशन के, स्ट्रेस फ्री होकर, ये दो चीज़ें इंपॉर्टेंट है। कि ये नहीं कि आप अगर एक चीज़ कर रहे हो तो यार इसकी वजह से मुझे दूसरी चीज़ कुर्बान करनी पड़ेगी, वो भी इंपॉर्टेंट है, ऐसा कभी भी नहीं होता। इंपॉर्टेंट चीज़ कुर्बान करने का नाम टाइम मैनेजमेंट नहीं है। बाद लोग समझते हैं टाइम मैनेजमेंट का मतलब है कि मैं ये कर लूँ और उसके लिए तो टाइम बचेगा नहीं, पर किसी एक को ड्रॉप करना पड़ेगा, ऐसा नहीं होता। ये कॉन्सेप्ट अगर है किसी के जहन में या होता है बार बार, ये गलत है, ये ठीक नहीं है। इंपॉर्टेंट चीज़ को कुर्बान किया नहीं जाता, प्रायोरिटाइज किया जाता है। मैं अपनी बात समझा पा रहा हूँ? इंपॉर्टेंट चीज़ को कुर्बान नहीं किया जाता, उसको क्या किया जाता है? हाँ, इस पे बात हो सकती है कि इंपॉर्टेंट है नहीं, एक अलग चीज़ है। तो तरजीहात का तयन करना अकॉर्डिंग टू स्ट्रेटेजिक विजन, कि आपका कोई एक स्ट्रेटेजिक, कोई एक बाकायदा कोई विजन हो, कोई मकसद हो। अब वो विजन जरूरी नहीं कि बहुत कोई दुनिया फतह करने का विजन है, वही जाके ना जो फलस्तीन फतह करना है। विजन ये भी हो सकता है, मिसाल के तौर पर, कि जो है हम जैसे हम अगर अपनी ऑफिस की मिसाल ले लेते हैं, हम ऑफिस आए, मेरा विजन ये है कि मैं यहाँ पर अपनी जो कंपनी है इसको क्या करूँ उसको, उसके अंदर थोड़ा सा वैल्यू ऐड करूँ। अभी मैं एक मेरा गोल है ना, एक विजन है। तो ये भी विजन्स होते हैं छोटे छोटे जो हमारे होते हैं ना, गोल्स, एम्स, तो ये सब भी विजन होते हैं, ठीक है। तो थ्रू अज़म का मतलब क्या है? डिटर्मिनेशन, मतलब आपको पक्का पुख्ता इरादा करना है, मैंने करना है। जब तक ये नहीं होगा तब तक गाड़ी नहीं चलेगी। चाहे आपकी गाड़ी मर्सिडीज हो, पेट्रोल नहीं होगा तो क्या होगा? गाड़ी चलेगी ही नहीं। और अगर मेहरान छोटी सी गाड़ी भी होगी तो भी उसमें पेट्रोल होगा और सारी चीज़ें उसकी चलेंगी तो चलेगी गाड़ी। तो खाली जी क्या कह रहे हैं? हाँ, लेकिन वो वही वाली बात है कि जिंदगी फिर धक्का लगा के चलेगी ठीक है। तो ये अच्छा, टाइम मैनेजमेंट। इफ यू डोंट हैव द अंडरस्टैंडिंग ऑफ इम्पोर्टेंस ऑफ कमिटमेंट्स, अगर हम कमिटमेंट्स की इम्पोर्टेंस को नहीं समझ रहे, मिसाल के तौर पर मैं आपसे कहता हूँ कि मैं आपके पास कल 8 बजे आऊँगा और मैं 8 बजे नहीं आता हूँ, इसका क्या मतलब है? मिस कमिटमेंट हो गई। अगर मैं 8:15 पे आ रहा हूँ तो तब भी हो गई, और अगर मैं 8:05 में आ रहा हूँ तो तब भी हो गई। अच्छा चले, मिसाल के तौर पर मैं उस्मान से कहता हूँ कि यार उस्मान कल ना मैं आपसे मिलना चाहता हूँ उस्मान, और मेरी बातचीत हो जाती है और हम कहते हैं कि ठीक है यार हम जो है ना, उस्मान कितने बजे मिलने हैं? कल 9 बजे मिलने हैं, ठीक है। उस्मान कह रहा है हाँ ठीक है हम 9 बजे मिलने हैं, फला जगह मिलने हैं, या मैं कह रहा हूँ चलो मैं उससे घर पहुँचता हूँ।
हाँ मैं तुम्हारे घर आ दूंगा। कितने बजे? जी 9 बजे। ठीक है। अच्छा उस्मान जो है वो माशाल्लाह बड़ा टाइम का पाबंद है, माशाल्लाह है। तो वो मेरे लिए सब रेडी वेडी करके रखा हुआ है। भाई नाश्ते का टाइम है, नाश्ता भी करूँगा। अच्छा ये डिसाइड है कि भाई हम नाश्ता करेंगे, चलो। अच्छा मैं पहुंच रहा हूँ उस्मान के घर पे 8:20 पर। तो क्या जो मैंने कमिटमेंट किया था कि मैं 8 बजे, सॉरी 9 बजे का था ना, 9:20 पे पहुंच रहा हूँ, तो मैं 9 बजे का जो कमिटमेंट था क्या वो ब्रेक हो गया है? सिर्फ 20 मिनट लेट हूँ मैं, ब्रेक हो गया है। चलें, अच्छा चलें हम थोड़ा सा हल्का कर लेते हैं। मैं अगर 9:10 में पहुंच रहा हूँ तो कमिटमेंट तो 8 बजे मिलने का था। सॉरी हाँ यार 9 बजे, यार एक साल कर लो, 9 बजे मिलने का था। बताएं फिर सही भाई। हाँ जबान टूट गई, जबान में तो हड्डी नहीं हो रही, टूट कैसे गई? अच्छा खैर ठीक है, कमिटमेंट तो ब्रेक हो गया, ठीक है। अच्छा ये बताएं कि अगर मैं 9:01 में पहुंचता हूँ तब भी हो गई? अच्छा बाकी तब भी होगा, शोएब हो गई तब? यानी अगर मैं 9:01 पे पहुंच रहा हूँ, सिर्फ 1 मिनट लेट हूँ, उसमें तो कुछ भी नहीं होता, वो तो बैठा ही होगा, अभी आगे बैठा होगा, मैं आगे आऊंगा। नहीं अभी उसके टॉलरेंस लेवल पे बात नहीं हो रही, अभी बात ये हो रही है कि कमिटमेंट टूटी या नहीं टूटी। अच्छा अगर वो टाइम का कच्चा है तो फिर जुड़ी भी है। हाँ अच्छा। अच्छा ये बताएं कि अगर मैं 9:20 में पहुंचा हूं तो क्या ये गुनाह है? गुनाह है? अच्छा चलें, हाँ ठीक चलें, वादा एक तरह से ठीक है, वादा खिलाफी नहीं, मैंने तो नहीं कहा था कि वादा कर रहा हूँ मैं तो बोला आऊंगा 8-9 बजे। नहीं नहीं वही कराएगा, नाश्ता तो उसी ने कराना है, नाश्ते की बात ही नहीं हो रही, पहुंचने की बात हो रही है। तो अगर मैं 9:10 में पहुंचा तब भी गुनाह है? अच्छा और अगर मैं 9:01 में पहुंच रहा हूँ तब? 5 मिनट वेट करें, एक मिनट। आगे आगे रुक गया थोड़ी देर, वो तो घर पे मौजूद है यार, उसके घर पे जा रहा हूँ अभी अभी मेरी एक मिनट देखिए, अभी जो है ना बात ये हो रही है कि मैं इसलिए उसको वो कर रहा हूँ ताकि अगर किसी के जहन में किसी को कोई भी कंफ्यूजन हो तो वो खत्म हो जाए। अगर मैं 9:01 में पहुंच रहा हूँ, वो कमरे में भी ना हो भले, ये बात नहीं हो रही कि उस्मान है रेडी या नहीं रेडी है। इस वक्त बात ये भी नहीं हो रही कि मेरी वजह से उसको तकलीफ कितनी हो रही है। इस वक्त सिर्फ और सिर्फ बात ये हो रही है कि मेरे इस जुमले के बाद मेरा 9:01 में पहुंचना गुनाह है या नहीं है? जबान की खिलाफ वर्जी है, ठीक है, गुनाह है या नहीं है? किस किस के ध्यान में है कि गुनाह नहीं है? यानी सबके ध्यान में है कि गुनाह है? अच्छा किस किस के ध्यान में है कि गुनाह है? अच्छा कुछ इसमें 6-7 हाथ खड़े हैं, बाकी दोनों में हाथ उनके बैठे हुए, यानी कि वो खुद कंफ्यूजन का थोड़ा थोड़ा कुछ कंफ्यूजन है। इसी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए मैंने जो है वो 3 अलग अलग टाइमिंग्स की एग्जाम्पल्स दी हैं। भाई आपने कहा है मैं पहुंचूंगा ना, तो आपने पहुंचना है। कुरान करीम में आता है मा यलफिजु मिन कौलिन इल्ला लदैहि रकीबुन अतीद, अगर आप एक लफ्ज जबान से निकालते हैं ना, उस पे भी किरामन कातिबीन बैठे हैं और वो लिखेंगे, ठीक है, उस पे भी किरामन कातिबीन लिख रहे हैं। मैं अगर 9 बजे मैंने कहा है और मैं 9:01 में पहुंच रहा हूँ तो किरामन कातिबीन लिखेंगे उसको कि 9 का बोल के 9:01 पहुंचा है। और मुझे क़यामत के दिन इस बात का जवाब देना पड़ेगा कि मैंने क्यों ये मिसकमिटमेंट की है। नहीं नहीं ये मैं नहीं कह रहा, मैं ये कह रहा हूँ वैसे वेरी बड़ा डीप क्वेश्चन है, घुस के ना बहुत सोच सोच के पूछा माशाल्लाह। असल में मैं ये कह रहा हूँ कि देखें, मैंने उसको तकलीफ होना, हम लोग की कंफ्यूजन क्या होती है यार, वो तो पता ही है ना यार इतने में पहुंचेगा। सवाल ये है ही नहीं कि उसको तकलीफ हो रही है नहीं हो रही, सवाल ये है कि क्या मैंने अपना कमिटमेंट पूरा किया है या नहीं किया है। नहीं किया, हाँ अब उसकी इंटेंसिटी बढ़ जाएगी अगर मैं 20 मिनट लेट हो रहा हूँ या मैं 1 घंटा लेट हो रहा हूँ,
आमतौर पर हमारे यहाँ जो चल रहा है कि 1-1 घंटा 2-2 घंटा कोई मसला ही नहीं है। कराची में तो भाई ट्रैफिक है भाई, आपको पता है ना ट्रैफिक है। वो तकरीबन ये आगे आएगा इंशाल्लाह। कि तकरीबन है क्या, ये तकरीबन चीज क्या है, तकरीबन कोशिश है, देखते हैं मतलब मुझे डर लगता है, मतलब आप किसी से पूछे ना या किसी से बोले हाँ इंशाल्लाह का मतलब ही यही है कि नहीं आऊंगा। यानी इतना हमने, मतलब मुझे डर लगता है इससे कि हमने अल्लाह ताला की, इसका मतलब क्या पता है, किस किस को नहीं पता इसका मतलब, किस किस को पता है चले। इंशाअल्लाह अगर अल्लाह ने चाहा, यानी हमने कंप्लीटली ब्लेम अल्लाह पे डाल दिया नौजुबिल्लाह। ये छोटी चीज नहीं है। मतलब अगर मैं, हमारे यहाँ इंशाल्लाह का मतलब बना दिया हमने यार, मतलब ये बहुत खतरनाक बात है। अगर ख़ुदावंद हम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये पूछते कि इस आपको पता है इंशाल्लाह की वजह से ना कहने की वजह से वही नाजिल नहीं हुई थी। इतनी छोटी बात नहीं, बहुत बड़ी बात है। और हमने इस इंशाल्लाह को ऐसा बहाना बना दिया। हाँ मैं तो कहा था लेकिन अल्लाह ने नहीं चाहा। यानी 2 नंबरी में हम ऐसे 1 नंबर हैं कि देखें, एक होता है उज़र की वजह से ना जाना, वो इंशाल्लाह, और ये उज़र और ये कोशिश वाले जो मामला है ना, ये बंदे और बंदों के दरमियान नहीं होते, ये बंदे और अल्लाह के दरमियान होते हैं। अगर आपने अपनी पूरी कोशिश की है, पूरी जान मारी है, मिसाल के तौर पर आपकी कल फ्लाइट है दुबई की, ठीक है, इंटरनेशनल फ्लाइट है, आपने पहुंचना है, और ये 2 घंटे पहले पहुंचना है, ये 4 घंटे पहले पहुंचना है, इंटरनेशनल फ्लाइट है तो 8 बजे फ्लाइट है सुबह के, आप कितने बजे पहुंचेंगे एयरपोर्ट? 4 बजे 4 बजे आप मौजूद होना है आपने। तो अब क्यों नहीं आप ना लेट हो रहे हैं, ना आपकी गाड़ी पंचर हो रही है, ना आपको ट्रैफिक मिल रहा है, ना बारिश हो रही है, कुछ भी नहीं हो रहा ना, नथिंग, मतलब कोई प्रॉब्लम ही नहीं हो रही। सारी दुनिया से यूं हाथ बांध के खड़ी हो गई, हाँ जी जो है ना वो उस्मान भाई आ रहे हैं, तरफ सब सही सेट हो जाओ। दुनिया पूरी रुक गई है उस्मान साहब के लिए और सब उस्मान भाई पहुंच रहे हैं। तब ऐसा क्यों हो जाता है? क्योंकि हमें पता होता है कि भाई ट्रैफिक हो सकता है, पहले निकलो भाई, कल फ्लाइट है, पैकिंग आज कर लो। आज नहीं, 1 हफ्ता पहले पैकिंग हुई हुई होती है। 1 हफ्ता भी मैं शायद कम बोल रहा हूँ, कुछ लोग तो उससे पहले कर लेना, ये अच्छी बात है, ये मैं नहीं कह रहा बुरी, बहुत अच्छी बात है। लेकिन जब हम किसी चीज की अहमियत को समझते हैं तो उसके लिए हम इतने सारे काम कर लेते हैं। उस वक्त ना हमें शैतान भटकाता है, ना हमें सुस्ती होती है, ना हमारी तकलीफें होती हैं, कोई ना कोई बीमार होता है, ना घर में किसी को प्रॉब्लम होती है, ना गाड़ी खराब होती है, ना ट्रैफिक मिलता है, कोई प्रॉब्लम नहीं होती भाई। क्यों जी? पैसा लगा होता है और वहां भी बहुत सी अपॉर्चुनिटी। दुबई जा रहे हैं, दुबई अमेरिका जा रहे हैं, स्विट्जरलैंड जा रहे हैं, फला फला मलेशिया जा रहे हैं। तो ये जो उसकी अहमियत है, उसकी अजमत है, ये हमारे अज़म को पुख्ता करती है और हमारे अंदर फुल डिटर्मिनेशन आ चुकी होती है। हमें किसी की तरगीबों की ज़रूरत नहीं होती और हम टाइम से बहुत पहले पहुंचे हुए होते हैं। उस वक्त हमें कोई नहीं ये तंग करता कि भाई जो है ना वो मेरा टाइम वेस्ट होगा, मैं जल्दी पहुंच जाऊंगा तो क्या होगा, फला फला फला, ऐसा कुछ भी उस टाइम पे नहीं हो रहा होता। तो ये जो आपका सवाल था इसका जवाब हो गया। तो वहां जो पहुंचने की बात है कि 9:01 में पहुंच रहा हूँ, तो भाई जी देखिए, गुनाह उसको मैं यही समझाना चाह रहा हूँ, गुनाह उसकी तकलीफ पर डिपेंडेंट नहीं है। हाँ ठीक है, एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं क्योंकि उनको पता है यार ये तो इतना तो होता ही है ना यार। 9 बजे बोला है, कोई भी 9 बजे 9 बजते ही कॉल नहीं करता है, कहाँ पहुंच गए। 9:01 पे भी कोई कॉल नहीं करता। क्या होता है, जब तक 9:30 9:15 नहीं होता तब तक हम भी परेशान नहीं होते। हाँ यार, क्योंकि हमें पता है, मतलब एक नॉर्म सा बन गया है कि यार ये आधा घंटा लेट होना है, नॉट अ लेट। ये जो गुनाह वाली बात हो रही है ना, उसको हम लोग रिलेट कर रहे होते हैं उसकी सिचुएशन से, उसकी सिचुएशन से रिलेट नहीं करना है इसको। अभी सिर्फ इस चीज को समझेंगे, कमिटमेंट मिसकमिटमेंट हो रही है। तो कमिटमेंट का टूटना क्या है? कुरान करीम में, अहादीस में मुसलमानों की सिफात में एक बहुत बड़ी सिफत है कि क्या करते हैं, वो अपने वादों को पूरा करते हैं। अल्लज़ीना यूफूना बिल अहद, अपने वादों को, अपनी बात को, अपनी जबान पे खरे उतरते हैं। मुसलमानों के बारे में हिस्ट्री हमारी इस बात की गवाह है कि मुसलमान ने अगर एक बात कह दी ना, आसमान जमीन ऊपर नीचे हो सकते हैं लेकिन ये इस बात से इधर उधर नहीं हो सकता। और अब बिल्कुल रिवर्स हो गया, मुसलमान ने कह दिया ना ये तो ये नहीं होगा, बाकी सारी चीज हो सकती है। ठीक है,
तो और इंशाल्लाह के ऊपर भी हमें थोड़ा सोचना चाहिए कि हम जो इंशाल्लाह को बहाना बना दिए, बहुत मतलब बहुत ज़्यादा खतरनाक, मुझे तो लगता है, गलत हो सकता हूँ लेकिन ये मुझे बड़ा खतरनाक लगता है कि हमने लोगों के जहन में ये परसेप्शन बिठा दिया है कि अगर मैंने इंशाल्लाह बोला इट मीन्स कि मैं नहीं आऊँगा, मैं पहले से नियत कर चुका हूँ। जबकि इंशाल्लाह का असल मीनिंग ये है, मतलब ये कि मैं तो अपनी पूरी जान तोड़ कोशिश करूंगा, बिल्कुल वैसी जैसी मेरी दुबई की फ्लाइट मिस हो रही हो, या बिल्कुल वैसे कि खुदा न खास्ता मेरा कोई अजीज हॉस्पिटल में पड़ा और मुझे इमरजेंसी में उसके लिए खून का बंदोबस्त करना है। हम सब की लाइफ में इस तरह की सिचुएशन आती हैं, किसी की नहीं आई तो बहुत अच्छा लग रहा ना है, लेकिन अगर किसी की आई है तो उसको वो चीज़ें आ रही होंगी। मुझे आई थी, मुझे पता है, मेरा बेटा उसको ब्लड की ज़रूरत थी। जिस तरह मैंने उस दिन गाड़ी चलाई है ना, मतलब बिल्कुल मैं उसको नहीं बयान भी नहीं कर सकता। और वो हार्ट NICVT में था और मैं घर से निकला और जो मैंने गाड़ी चलाई है उसको, उफ, मतलब कुछ नहीं देखा। मैंने कहा कि मुझे पता पुलिस भी रोकती, मैंने नहीं, दुनिया रोकती, मैंने नहीं रुकना था। ये होती है जान तोड़ मेहनत, लेकिन चूंकि वो इमरजेंसी सिचुएशन थी तो उस वक्त तो वो जायज़ भी है और उस वक्त वो ठीक भी है, उस वक्त करना भी वही पड़ेगा, ठीक है। लेकिन ना उस वक्त मुझे कोई तकलीफ हो रही है, ना उस वक्त मुझे कोई प्रॉब्लम हो रही है, ना गाड़ी में कोई मसला, किसी चीज़ में कोई मसला नहीं, सब चीज़ें मेरे लिए हमारे को, मैं भाग के जो है ना अपने घर से, अपने जहाँ से फ्लैट से, वहाँ से रिहाइश गाह से लेकर कहाँ तक पहुँच गया हूँ, NICVT पहुँच गया हूँ विद इन आई थिंक कोई 20 मिनट्स। डे टाइम में 3-4 बजे का टाइम, ट्रैफिक शुरू हो चुका होता है और उस रोड पर सारे मतलब फुल होता है, यूँ भगा के निकाल के पहुँच गया था। ये तरीका तो ठीक नहीं है क्योंकि वो इमरजेंसी थी, लेकिन ये नॉर्मल में तरीका ठीक नहीं है। बताने का मकसद ये है कि जब इस तरह की सिचुएशन होती है तो हम उसको मैनेज करते हैं, क्यों, हमें उसकी अहमियत का अंदाजा होता है। हमारा टिकट लेट हो रहा है, हमें उसकी अहमियत, टिकट चला जाएगा, जाएंगे पैसे जाएंगे, हम उसकी अहमियत का अंदाजा, तो हम सारी चीज़ों को वो कर लेते हैं, ठीक है। तो आगे जो कुछ चीज़ें आने वाली थी वो आप लोगों के क्वेश्चन से माशाल्लाह यहीं पे कवर हो गई, तो इंशाल्लाह हम आगे थोड़ा स्पीड से निकल जाएंगे और वो उससे हम रिलेट कर लेंगे आगे जाके। किसी को और कोई सवाल? यहाँ जो बात हो रही थी वो सिर्फ ये थी कि कमिटमेंट्स के तोड़ने की वजह से गुनाह है वो, अभी इस बात पे हो ही नहीं थी कि उसको तकलीफ, अगर उसको तकलीफ हुई तो गुनाह दर गुनाह है, डबल गुनाह है, फिर गुनाह कबीरा है कि ईज़ा मुस्लिम हराम है, वो एक अलग चीज़ है, वो डिफरेंट टॉपिक है, उस पर मैं अभी नहीं जाना चाह रहा। तो सिर्फ ये बताना चाह रहा हूँ, कमिटमेंट इज कमिटमेंट। हाँ, अगर आपको कोई इशू हो जाता है, कोई प्रॉब्लम हो जाती है, आप रीनेगोशिएट कर लें, लेकिन रीनेगोशिएट भी आजकल ना एक बहाना बन गया। अबे हाँ, कोई मसला नहीं, लेट हो जाए, नेगोशिएट कर लेंगे। नेगोशिएट तब होता है जब आपने अपनी पूरी जान मारी हो और कोई एक्सटर्नल प्रॉब्लम आ गई हो जो आपकी गलती की वजह से ना आ गई हो। मिसाल के तौर पर कोई पुल गिर गया, आपको नहीं पता था पुल, और कभी नहीं गिरता, वो रेयरली कभी गिरते हैं। पुल गिर गया, वहाँ रोड ब्लॉक है, वहाँ ना आगे जा सकते ना पीछे जा सकते, तब तक वो ट्रैफिक नहीं हटेगा, आप नहीं निकल सकते। उसमें आप बताते हैं कॉल करने के भाई मैं 9 बजे का बोला था आपसे, 8:45 हो गए, मैं यहाँ फंसा हुआ हूँ और ये मसला हो गया है, तो मुझे नहीं पता मैं कब तक आऊँगा, मे बी 1 घंटा लेट हो सकता हूँ, आधा घंटा लेट हो सकता हूँ, पुल टूट गया है, अब ये मसला है, हो सकता है ना ही आ सकूँ। अब बाकी ऐसी सिचुएशन के इंसान इससे निकलेगा तो आएगा ना। हाँ, 9 बजे आप कॉल कर रहे हो उसको, तो ये इतना मुनासिब नहीं है, थोड़ा पहले बता दो ताकि उसको पता हो। तो नेगोशिएट हम कर सकते हैं। तो किसी को सवाल? जी हमजा, आपका सवाल था। सगीरा या कबीरा? मैं इसमें नहीं जाना चाह रहा था, लेकिन आप सवाल पूछ रहे हो तो बताना पड़ेगा। देखिए, वादा तोड़ना तो गुनाह कबीरा है, ठीक है, और झूठ बोलना ये झूठ नहीं है, लेकिन ये मैं बता दूं, झूठ ये नहीं होता, बहुत से लोग उसको झूठ समझते हैं, झूठ नहीं होता। झूठ की डेफिनेशन ये नहीं होती कि जो काम मैंने बोला वो नहीं किया, ये झूठ की डेफिनेशन नहीं होती। आमतौर पे हम सब के जहनों में डेफिनेशन झूठ की होती है। इंशाल्लाह जब कैरेक्टर पे आएगी ना, सिफात पे, तो इंशाल्लाह झूठ पे इंशाल्लाह डिटेल बात होगी। लेकिन इतना है कि झूठ पे सिर्फ इतना हल्का नहीं है, किसी को बोलते हैं ना हम, तो झूठा है, ये बहुत खतरनाक जुमला है, इस तरह कभी किसी को नहीं बोलना चाहिए। और झूठ एक अलग चीज़ है। ये जो आप बात कर रहे हैं उसकी वजह है कि भाई आपने कमिटमेंट किया, वादा है, तो उस वादे को तोड़ने की वजह से आपको गुनाह मिलेगा। हाँ, अब उसमें आपका जितना किरदार आपका है उस गलती में, उस लेवल का गुनाह मिलेगा। अगर आपका किरदार हल्का है, बहुत छोटी मोटी गलती है, तो इंशाल्लाह सगीरा होगा। आपकी गलती भी कबीरा है तो गुनाह भी कबीरा है। ये बात है ना कि आपने बिल्कुल ही उसकी लापरवाही करते भाई जाएंगे यार, उस्मान तो ऐसे फारिग आदमी इंतजार कर लेगा तो क्या हो जाएगा। तो आपने बंदे की इज्जत अपनी नज़रों में गिरा कर गुनाह कबीरा कर दिया, वो भी जाए मुश्किल, बहुत सारी चीज़ें, ठीक है। आंसर हो गया? अस्सलाम वालेकुम, मेरा एक सवाल है, मैं ऑनलाइन जी जी, जी जी तो वो सवाल ये है कि अगर मैं किसी को वादा ही इसी नियत से कर रहा हूँ कि मैंने पूरा नहीं करना, तो झूठ हो गया ना? बिल्कुल एग्जैक्टली। हाँ, तो वो तो एग्जैक्टली वादा खिलाफी तो एक अलग चीज के साथ साथ झूठ का भी गुनाह बिल्कुल। मिलेगा। अगर आपके बोलने के वक्त आपकी नीयत पूरा करने की नहीं थी, ठीक है, जी तो जी, फिर ये झूठ है, ये झूठ है, पक्का और झूठ है। साथ साथ वादा खिलाफी का भी गुनाह होगा। हाँ बिल्कुल, गुनाह होगा, एब्सोल्युटली गुनाह होगा। ठीक है, थैंक यू। ठीक है, क्या कह रहे हैं?
नहीं चले खैर जी। अच्छा जी 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 बोले बोले। बड़े यार इंटरेस्टिंग सवाल आ रहे हैं माशाल्लाह। और हाँ लेट हो गए जबान खराब मतलब, हाँ ठीक है। हाँ 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 बगैर किसी शरई यूजर के देर से पहुंचा। हम्म हम्म हम्म। देखिए कुछ चीज़ें शरीयत के अंदर भी, यानी इसमें नॉर्म का भी ताल्लुक नहीं होता। जैसे उस्मान कह रहे थे कि अभी उर्फ का ताल्लुक होता है, एक पूरा बाब होता है शरीयत के अंदर उर्फ का। अभी उसको मैं नहीं छेड़ना चाह रहा। ये जो आपका सवाल है वो उर्फ से भी हटकर है, यानी कि कुछ चीज़ें खुद शरीयत की बाउंड्रीज के अंदर आती हैं, ये वो ऑन द लाइन होती हैं, तो उसमें अल्लाह ताला की तरफ से भी छूट होती है। ठीक है, जैसे मिसाल के तौर पर रोज़ा है, अगर आपने एक कतरा पानी पी लिया तो क्या होगा रोजे को? टूटेगा जुड़ेगा? मतलब साबित सही रहेगा, टूट जाएगा? एक कतरा भी पिया है, हाँ मतलब गिलास में कतरा आखिर में बचा हुआ है ना, आपने पी लिया, जो भी है, अगर आपके हलक में उतर गया तो रोजा टूट जाएगा। लेकिन आपने कुल्ली करी है, वुजू कर रहे हैं, हल्का सा मुंह में पानी बच गया है, ठीक है, आपने अपने हत्ते इम्कान कुल्ली कर ली है, अब चलते फिरते हल्का सा गलत में उसकी तरी निकले, उससे रोजा नहीं टूट रहा। मैं एक मिसाल समझाना चाह रहा हूँ कि शरीयत का मिजाज ये है कि जो चीज़ें आपके इख्तियार से या इख्तियार के इस लेवल पे होती है कि वो तकरीबन इख्तियार से बाहर निकली, बहुत बहुत मायनर है, इतना मायनर है कि वो नेग्लिजिबल है। जैसे कतरा, कुल्ली वाला कतरा मुंह में रह जाना, कितना बंदा थूकेगा, फूके मारेगा, क्या कर, ड्रायर लगाएगा, क्या करेगा? तो उतना रह जाना और वो उतर जाना, उससे रोजे में फर्क नहीं पड़ता। हाँ उस सूरत में इंशाल्लाह गुनाह बिल्कुल नहीं होगा। मतलब ये तो फिर अल्लाह ताला, ये वही वाली बात है, अल्लाह और बंदे का मामला। चले हम आगे चलते हैं। अब अगर किसी के सवाल आते हैं, वैसे तो नहीं होंगे, लेकिन अगर आप हैं तो वो ना लिख ले, बाद में करना, हमारी बहुत सारी चीज़ें रह जाएंगी। खैर अच्छा, आप लोग के सवाल आ रहे हैं। तो अगर हमारे पास कमिटमेंट्स की इंपॉर्टेंस नहीं है तो पॉसिबल ही नहीं है कि हम अपने टाइम को मैनेज करें, क्योंकि पंक्चुअलिटी ही नहीं है। समझ आ रही बात? कमिटमेंट्स की हमें वैल्यू ही नहीं है। 9 बजे, हाँ ठीक है खैर है, ये डी वैल्यूएशन है ना, वैल्यू ही नहीं दे रहा ना मैं उसको कि मैं 9 बजे पहुंचूंगा, अपनी जबान ही को वैल्यू नहीं दे रहा है मुस्तफा भाई। ऐसा ही है ना, मैं अपनी खुद जबान को वैल्यू नहीं दे रहा। तो जब मैं इसको वैल्यू नहीं दे रहा, कमिटमेंट्स की इंपॉर्टेंस को मैं नहीं समझ रहा, तो टाइम मैनेजमेंट करना इम्पॉसिबल है, नहीं हो सकता, क्योंकि पंक्चुअलिटी नहीं है। ठीक है, टाइम मैनेजमेंट, तो ये इसको थोड़ा हम वो कर लेते हैं, ये इसमें चेंज किया था, इसमें हुआ नहीं। इसको यूं समझ लें कि की क्या है टाइम मैनेजमेंट की या कमिटमेंट्स को पूरा करने की क्या है? की ये है कि आप जो बात कह रहे हैं उसको महफूज कर लें। अब वो किसी भी तरह महफूज करें, ये आपके अपनी आसानी पर है। ठीक है, आपने बोला मैं 9 बजे आऊंगा, आप चाहें तो अलार्म लगा लें। अच्छा, इसका जवाब यह है कि जो पूछने वाले को भी चाहिए, जिसके पास आप जिसको बोले उसको भी चाहिए कि वो कंफर्म कर ले, और आपको भी चाहिए कि इस तरह की वेग और हवा में लटकी हुई बातें ना करें। इससे इंसान की अपनी क्रेडिबिलिटी खत्म हो जाती है। ऐसा नहीं होता और आज के दौर में तो हमारे पास ना आसानियों के साथ साथ ना आजमाइशें भी होती हैं। हमारे पास ये मोबाइल फोन और इस तरह की जो चीज़ें हैं ना, इसकी वजह से हमें बहुत आसान है कन्वर्सेशन करना। आप इजीली बता सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, दसियों तरीके हैं। हाँ नहीं है वो आपकी, भाई आप कॉल करो फिर, आप अकेले मिलना मुझसे। तुम्हारे सवाल जो है ना वो अकेले मिलने वाले हैं। अच्छा, तो आप कोई चीज़ ऐसी कैप्चर कर, कोई चीज़ होनी चाहिए जिसमें आप वो अपने कमिटमेंट को कैप्चर कर लें, चाहे वो कोई नोटबुक हो छोटी सी हैंडी, ठीक है ना, जो आप उसमें इजीली लिख लें, पेन पेंसिल हो लिख लें। दूसरा है कि मोबाइल में कोई एप्लीकेशन हो, कोई और हो, आपका हाफजा इतना शानदार हो, आजकल नहीं वैसे ऐसा हाफजा। साहब अब कोई एतराज़ कर सकता है, इसलिए मैं हाफजे की बात करूँगा। साहबा ना तो नहीं कोई नोटबुक रखते थे अपने साथ, उनके पास मोबाइल नहीं था, वो कैसे करते थे? तो वो उनको इतनी अहमियत का इतना ज़्यादा अंदाजा था अपनी बात का, जबान के इतने पक्के थे कि वो खाना खाना भूल सकते हैं, लेकिन वो अपनी जबान से कहीं भी बात को भूलना बहुत मुश्किल है।
और अगर ऐसा हो जाए तो बहुत बहुत खतरनाक बात है ये। अभी आगे एक वाक़या आ रहा है बड़ा इंटरेस्टिंग। तो एक तरीका ये जो बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल भी है और बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव भी है, वो ये कि एक छोटी सी हैंडी, वो पॉकेट साइज की बुक्स नहीं होती, ऐसी पॉकेट साइज की बुक्स होती हैं, वो आपके पास हो और एक उसी के साथ पेन हो, पेंसिल हो, कोई भी लिखने वाला कोई इंस्ट्रूमेंट कोई हो। नहीं जी, हाँ एप्लीकेशन भी है, बट मतलब अगर कोई उसमें ज़्यादा कन्वीनियंट है तो ठीक है, उसके लिए अगर कोई ज़्यादा कन्वीनियंट है, लेकिन ज़्यादा बेहतर ये है कि इसी तरह की चीज़ें हम यूज़ करें। रिमाइंडर भी आ जाता है, सही है। हाँ बहुत सारी चीज़ें, सब चीज़ें हम यूज़ कर सकते हैं। अगर कोई जिससे देखें, इसको आप खुद चेक करें, एक तो इस्तेमाल आपके लिए आसान हो उसका और इजी टू यूज़ हो आपके लिए, और दूसरा है कि इजी टू क्या कहते हैं उसको, इजी टू कैरी तो मोबाइल तो होता है ना, सब बात मोबाइल की चलिए, आप उसको उस तक आप जाना बहुत आसान है। मिसाल पर ये नहीं कि आप मोबाइल पहले निकाल लें, फिर खोल लें, फिर एप्लीकेशन उसका एक पासवर्ड लगाया हुआ है, फिर उसको खोल लें, फिर उसमें एक फाइल है जिसमें सेव किया, फिर उसको खोल लें, इतनी देर में तो भाई वो चीज़ें निकल जाएगी। और जो बुक्स होती हैं, और जो इस तरह के लोग हमारे अकाबिर में इसी यानी कि आज के दौर में भी हैं और यानी कि करीबी ज़माना में भी जो गुजरे हैं उनमें भी उनका ये था, उनके साथ एक छोटा सा कुछ होता था, कोई छोटी सी कॉपी टाइप, एक डायरी टाइप होती थी और पेन होता था। कोई बात है फ़ॉन्ट खोली और ठक करके लिख ली, इससे बहुत फायदा होता है। यानी कि मेरे पास कुछ डायरीज मेरे पास अभी भी रखी हुई हैं, जो छोटी छोटी ऐसी पॉकेट साइज की 4-5 डायरीज हैं, उसमें अभी भी बहुत सी ऐसी बातें लिखी हैं जो मैं पढ़ता हूँ तो मैं हैरान होता हूँ कि यार ये मैंने लिखी थी। बाद औक़ात अल्लाह ताला किसी तौर पर मुतवज्जह हो जाते हैं और कोई ऐसी बात दिल में डाल देते हैं जो आप घंटों बैठ के सोचते रहोगे, वो बात दिल में नहीं आएगी। अब वो आई अल्लाह की तरफ से, आपने बोले यार वाओ, बस वाओ बोल के चले गए आप और वो रह गई। तो अल्लाह ताला ने आपको बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी दी थी, आपने उस अपॉर्चुनिटी को ज़ाया कर दिया, क्योंकि आपके पास कुछ लिखने का। अच्छा बाद औक़ात क्या होता है, ऐसी जगह कि आपको मोबाइल चार्ज करना है, मोबाइल की 10 चीज़ें, ठीक है, तो सही समझ आ गया। बेहतर ये है कि आपको हैंडी बुक कैरी, कोई नोटबुक हो, ठीक है, हम उसको कहते हैं जीके बुक, द गेट कीपर ऑफ टास्क। आपके टास्क हैं, उसके एक गेट कीपर है जीके बुक। इस पर आगे इंशाल्लाह पूरा एक छोटा सा चैप्टर है, किस तरह उसको यूज़ करना है। इसमें टू डू लिस्ट, वीकली लिस्ट, मंथली लिस्ट एंड ईयरली लिस्ट एंड मास्टर टू डू लिस्ट होती है। पूरी 5 हिस्सों में उसको हम डिवाइड करते हैं, किस तरह करते हैं मैं इंशाल्लाह बता दूंगा। अच्छा इंपॉर्टेंस ऑफ कमिटमेंट। हजरत अब्दुल्लाह बिन अबू हमसे, ये आ रहा है आप लोग को पढ़ने में, समझ आ रहा है, ये पढ़ा जा रहा है। अच्छा ये एक वाक़या है कि वो सहाबी हैं, वो कहते हैं कि बेसत से पहले मैंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक चीज़ खरीदी और इसकी कुछ कीमत मेरे ज़िम्मे रह गई, तो मैंने आपसे वादा किया कि मैं इसी जगह से लाकर दूंगा, ठीक है, फिर मैं भूल गया। मुझे 3 दिन के बाद आया तो मैंने देखा कि आप उसी जगह खड़े हुए हैं। देख रहे हैं इंपॉर्टेंस ऑफ कमिटमेंट, आप अंदाजा कर रहे हैं। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसा अजीमुल मर्तबत इंसान, नबी, पैगंबर, रसूल, आखिरी नबी, वो अपने सारे काम, उनके पास कोई काम नहीं है, फारिग है नौजुबिल्लाह। जैसे मतलब अबे इंतजार कर रहा था, अबे हाँ ना, अबे भाई मैं तेरा 10 दिन से इंतजार कर रहा हूँ, तूने बोला था मैं आऊँगा, अबे तू तो है ही फारिग, तभी तो इंतजार कर रहा था। यानी हम लोग का कॉन्सेप्ट इतना उल्टा है कि अगर वो इंतजार करें बजाय शर्मिंदा हो, माजरत करें, अबे हाँ तो तू तो फारिग है, तेरे कौन से काम, भाई मेरे 10 काम थे। क्या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज़्यादा किसी के काम हो सकते हैं? इम्पॉसिबल है ही नहीं, पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसी जगह खड़े रहे, उसी जगह खड़े रहे। सवाल पैदा होगा भाई नमाज का क्या हुआ? तो बस नमाज के लिए जो उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है उस पर गए और बता गए। मतलब उसका इंतजार करते क्या पता वो अभी आ जाए और मुझे ना देखे, इसको तकलीफ होगी, उसकी तकलीफ का एहसास करना है। और ठीक है आगे चलें। आपने फरमाया जवान तूने मुझे जहमत दी, या फता लक़द शग़त अलैया अना हा हुना मुंज़ु सलासिन अंतज़िरुका, या जवान तूने मुझे जहमत में डाल दिया। यानी कि आप अंदाज़ा करें, रहमतुल लिल आलमीन है, उम्मत के लिए रातों को रो रहे हैं। ये सारी हदीस हमें पता है ना, कुरान में भी रहमतुल लिल आलमीन है और हदीस का भी हमें अंदाज़ा है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मत की कितनी फिक्र करते थे। ये सब हमारे जहनों में है, हमारे ही लिए उन्होंने इतनी सारी पत्थर खाए ताइफ में, सब कुछ किया। इतने ज़्यादा रहमत, सरापा रहमत होने के बावजूद उस दवा, उसको क्या कहने, साहबी को क्या कहना है, आप कहना तुमने मुझे जहमत में डाल दिया। आप अंदाज़ा लगाएं साहबी की तो जान ही निकल गई होगी मुझे लगता है। मतलब ये बहुत, यानी आपकी नज़दीक अगर मिसाल के तौर पर कोई बहुत बड़े आलिम और बहुत बड़े, जिनको आप अपना बहुत बड़ा मानते हो, वो कहते हैं यार आपने मुझे तकलीफ दे दी, चले सब छोड़ा, आपका लीड नबील भाई कहते हैं कि यार उस्मान आपने ना मुझे जहमत में डाल दिया, आप बताओ ना क्या, मुझे कहते हैं गयूर यार आपने ना मुझे तकलीफ दे दी, आप बताओ ना मुझे क्या फीलिंग आई यार, मैंने कितना, क्या ज़्यादा फीलिंग आई कि नहीं खतरनाक यार कि बहुत मैंने गलत कर दिया।
नबी और सहाबी को कह रहे हैं, जो पसीना मैंने अभी बताया, पसीना गिरे तो उसको जमा करते थे कि हम उसकी लिए खुशबू उसमें आती थी, हम उसको इतर बनाएंगे, सहाबिया ने किया, उनको कितना ज्यादा उसकी तकलीफ होगी, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बताया, बोला कि तुमने मुझे जहमत में डाल दिया इसलिए ताकि उसको एहसास हो और पूरी उम्मत को सबक हो। उनको क्या एहसास हो, उनको होगा, अल्लाह ताला ने उनसे करवाया होगा ताकि हमें सबक मिले कि कमिटमेंट की कितनी अहमियत होती है। उन्होंने तो नहीं कहा कि मैं वादा करता हूँ कि मैं आऊंगा, सिर्फ इतना ही कहा था ना कि मैं आऊंगा, जो अभी बात चल रही थी। तो देखिए उसकी इंपॉर्टेंस कितनी ज्यादा है, जो हमारे यहाँ बिल्कुल निगलेक्ट हो चुका है। आऊंगा, हाँ यार आऊंगा, बोला था ना, क्या हो गया, नहीं गया तो क्या हो गया। देख रहे हैं, मतलब सीरत में हमें क्या तालीम मिलती है कि अगर आपने किसी को कह दिया मैं आऊंगा तो आपने आना है। ये आप इससे बहस नहीं करें कि वो वहां होगा या नहीं होगा, आपने आना है अपनी क्रेडिबिलिटी के लिए, बल्कि अपने कमिटमेंट को पूरा करने के लिए, वरना आपकी क्रेडिबिलिटी खत्म हो जाएगी। जी यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, आपका सवाल मैं रिपीट कर रहा हूँ, अगर मैं सही समझा तो आप बताएगा कि आप अलैहिस्सलाम ने वहाँ खड़े हुए थे, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अगले दिन किसी और से भी मिलना था, ठीक है, तो उससे आप नहीं मिले तो उसको तकलीफ दी होगी, और यहाँ इसकी वजह से खड़े रहे, तो वही तो मैं कह रहा हूँ, ऐसा नहीं होगा जैसे अल्लाह ताला से सबसे पहले कमिटमेंट है नमाज पढ़ना, तो वो पढ़ी अफराग है, यानी कोई आसान चीज़ तो नहीं है ना। अब मैं आपके लिए यहाँ पे, आपने मुझे कहा मैं आऊँगा, अब मैं खड़ा हुआ हूँ, इंतजार कर रहा हूँ इस कमरे में, आएंगे मुस्तफा, आएंगे नहीं आएंगे, अब यहाँ जमात खड़ी हो गई है, या यहाँ नहीं हुई, चलो नीचे है, तो क्या मैं जमात छोड़ दूंगा? नहीं छोड़ूंगा। या मैंने उसके अलावा जो है ना वो हमजा को टाइम दिया हुआ था, तो अब मैं और हमजा के लिए मुझे कहीं जाना भी है भले, तो अब आज के दौर में तो चलो मैं कॉल कर लूंगा, लेकिन चले मेरे पास ये इंस्ट्रूमेंट्स नहीं है, तो मैं हमजा के पास जाऊँगा, उससे निपटूंगा, फिर वापस आ जाऊँगा, क्योंकि मुझसे इतने ही का मुतालबा है ना, आपके इंतजार में मुझसे इतने ही का मुतालबा है कि मैं अपने दूसरे कमिटमेंट्स को कॉम्प्रोमाइज़ ना होने दूँ। जहाँ टकराएंगे वहाँ तरजीह उसको होगी जिसकी अहमियत ज़्यादा है। आपके लिए तो मैं जितनी भी देर रुका वो मेरी तरफ से एक आपकी शख्सियत की वजह से मैं रुका हूँ कि यार ये बंदा ना मुसलमान है, मुसलमान ने कहा मैं आऊँगा तो ये आऊँगा, ये आएगा। उन्होंने नहीं बोला था मैं कब आऊँगा, कितने दिन आऊँगा, जब तारिम सवाल कर रहा था खड़े रहे, इंतजार कर रहा हूँ। ठीक है, आंसर हो गया, जवाब मिल गया। अच्छा, सुनन नबी दाऊद हदीस नंबर 4996। अच्छा जी, हाँ आएंगे भी। माशरे में दो तरह के लोग होते हैं, एक वो लोग होते हैं जिसने एक दफ़ा कमिटमेंट कर दिया आपसे, तो वो उस पर पूरा उतरेगा, कह दिया तो ये होगा, यानी कि वो भूल जाए। आप एक काम कह दिया ना, मैं मिसाल के तौर हमजा से कहता हूँ हमजा ये ख़त जो है ना आपने दारुल में देकर आना है, अब मेरे नज़र में हमजा की, मुझे पता है हमजा है अपने बात का पक्का है, अब मुझे अपने सर पे इसको सवार करने की ज़रूरत नहीं है कि यार बार बार हमजा भाई कहाँ हो, हमजा पूछता रहूँ, ये नहीं है। मुझे पता है हमजा यार बिल्कुल बेहतरीन आदमी है, और जो है ना वो कोई ज़रूरत ही नहीं है, उसको फॉलोअप लेने की भी ज़रूरत नहीं है, तो हमजा जाएगा करके आ जाएगा। ऐसे लोग होते हैं माशरे में, हैं यहाँ पे। और ऐसे भी लोग होते हैं कि अगर मैंने उनसे कोई काम बोला तो मुझे पता है कि काम ला महाला 10 दिन बाद सही मुझे खुद ही करना पड़ेगा। यार ये मुबालगे में बोला जाता है, ठीक है, तो मुझे पता है यार वो करता है कभी नहीं करता, मेरे पास टाइम नहीं है, इसलिए मैंने कहा शायद इस दफ़ा तो कर लेगा, यार कर लो यार उस्मान, कर लो यार, तो ये चल रहा होगा। तो इस तरह के लोग होते हैं। आप मुझे ये बताएं कि अगर दो लोग हैं, हमने एक लिखा है क्वालिटीज ऑफ ट्रम्प और एक अशरफ की खुसूसियात, ठीक है, अब ये बताएं ना कि ये जो ट्रम्प है ना, ये वो जो है कभी टाइम पे पूरा नहीं उतरता, कभी बात पे पूरा नहीं उतरता, टाइम पे कभी पहुंचेगा नहीं, और एक तरफ अशरफ है जो जो कह दिया वही होगा। घर में भी अगर ये कॉल करके बोले ना मैं 6 बजे आऊंगा और हम पार्क चलेंगे, तो इट मीन्स कि ऐसा हो नहीं सकता कि घड़ी पर 6 का कांटा आए और अशरफ साहब मौजूद ना हो। तो 6 से पहले मौजूद हो सकते हैं, लेकिन 6 बजकर 1 सेकंड पर भी ये भी नहीं हो सकता कि 1 सेकंड और होना है, 2-4 मिनट 10 मिनट 20 मिनट पहले हो सकते हैं। उन्होंने कहा मैं 6 बजे घर पे हूँगा, तो 6 बजे घर पे होंगे, चाहे वो डॉट 6 बजे पहुंचे या 1-2 मिनट पहले पहुंचे, जितने मिनट पहले पहुंचे 6 के बाद नहीं होंगे। नहीं, खिलाफ इसका ये खिलाफ का मतलब नहीं होता, ये बिल्कुल भी खिलाफ पे नहीं जाता। मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ मैं नमाज पढ़ूंगा, फर्ज ज़ोहर पढ़ूंगा, मैं नफिल भी पढ़ लेता हूँ, आप बोलोगे तो ज़्यादा खिलाफ, ज़्यादा पढ़ लिया, ओवर कर लिया, ऐसा नहीं होता, ये तो बहुत अच्छा काम किया ना, ठीक है। तो सही है, अब आप मुझे ये बताएं कि इसकी क्या क्वालिटीज हो सकती हैं और उसकी क्या क्वालिटीज हो सकती है, बताएं।
क्वालिटीज़ मतलब मिसाल के तौर पर भरोसेमंद है या भरोसेमंद नहीं है, ज़बान का पक्का है, वादे का पूरा है, उस पर भरोसा किया जा सकता है, ट्रस्टवर्दी है, उस पर डिपेंडेंसी, आप उस पर डिपेंड हो सकते हैं, हाँ सच्चा है, ठीक है। उसको आपको असाइनमेंट दें तो आपको पता है ये असाइनमेंट इंशाल्लाह ताला हो जाएगा। वो एक मिसाइल आता है, उसका नाम है साइड वाइंडर फायर एंड फॉरगेट, ठीक है। उसका मतलब ये होता है कि आपने बस उसको फायर कर दिया ना एक दफ़ा, अब आपकी जिम्मेदारी नहीं है, वो खुद ही पहुंच जाएगा। अच्छा, क्योंकि हमारे पास टाइम बिल्कुल ख़त्म हो रहा है, हमने वैसे 35 पे शुरू किया था। समीला भाई क्या राय है, हम 5 मिनट ले लें, क्योंकि देर से शुरू हुआ था तो कोई आए भी नहीं थे साथी वगैरह। आप लोग की क्या राय है, किसी का कोई है तो हम इस बात पे इस वाले सेक्शन को पूरा कर लें, और अगर नहीं तो फिर हम यहाँ पे वाइंड अप कर देते हैं, क्योंकि माशाल्लाह क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं आपके। पूरा कर लें, पूरा कर लें। किसी को कोई खास कोई यहाँ पे कोई ना, किसी को असाइनमेंट इस तरह उसको दूसरी चीज़ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होनी चाहिए, मकसद हम पूरा कर लेते हैं उसको। तो हम इसको थोड़ा 10 मिनट एक्सटेंड कर लेते हैं, 5 मिनट 10 मिनट कर लेते हैं, ठीक है। किसी को कोई हो तो वो फिर बता दे बीच में, वो इजीली उठ के जा सकते हैं, पर हम कम ख़त्म ही कर लेंगे उसको में। तो ये आप समझ लें आपका असाइनमेंट है कि आप चंद खुसूसियात लिख कर लाएंगे, ठीक है, अपने पास लिख के रख लें। और ये आप समझ लें, होमवर्क समझ लें, जो भी समझ लें, नेक्स्ट बैलेंस जब आएंगे तो ये आपके पास खुसूसियात होनी चाहिए। बल्कि बेहतर तो है कि आप मुझे सिलेक्ट कर दें पर्सनली, उससे फिर हम ये चीज़ें निकालेंगे। उसके ऊपर एक एक्सरसाइज होगी जो इस आपके किए हुए काम पर डिपेंड करती है और उस पर बेस करती है, ठीक है। अच्छा, लोग ये कहते हैं कि आज के दौर में तो भाई कराची जैसे शहर में ना टाइम पे पहुंचना बहुत मुश्किल है। हकीम मोहम्मद सईद साहब का नाम आप लोगों ने सुना होगा, और ये कराची में रहते थे, ठीक है, इसी ट्रैफिक में थे, सब कुछ थे, इसके बावजूद ये टाइम पे पहुंचते थे। 10 लाख के करीब इन्होंने प्रिस्क्रिप्शंस लिखी हैं, 80,000 पेजेस इन्होंने तकरीबन लिखे हैं। उसमें इस्लाम है, हिकमत है, ख़वातीन हैं, बच्चे हैं, सफ़रनामे हैं, मेडिसिन, पॉलिटिक्स, बहुत कुछ लिखा है इन्होंने। गवर्नर ऑफ सिंध रहे। अच्छा, जब ये गवर्नर ऑफ सिंध थे तो वहाँ उनके साथ रहने वाले लोग ये बताते हैं कि ये जो हमने कभी ऐसा नहीं देखा कि इनके साथ एक साहब थे, वो बता रहे थे, उन्होंने इनको बताया लोगों को, इनके मैंने पक्की बात है ये, यानी 20 साल हो गए, कभी मैंने ये नहीं देखा कि इस बंदे ने इसी कभी जमात से नमाज छूटी हो 20 साल में। इसी दौर का बंदा, इसी शहर का बंदा, इसी ट्रैफिक में रहता हुआ, इसी मच्छरों मक्खियों में रहता हुआ, कह रहे चलो जमात से नमाज छोड़ें, कभी ये नहीं देखा कि पहली सफ में ये ना हो, किसी दूसरी सफ में हो। इससे आगे बढ़कर कभी ये नहीं देखा कि इनकी तकबीर फौत हुई हो। और मोर देन 70 ईयर्स इनकी एज हो चुकी थी। टेनिस खेलते थे, जिस दिन इनकी शहादत हुई उससे एक दिन पहले भी इन्होंने टेनिस खेला है, इतने फिट, ठीक है। तो इनकी मतलब अगर आप लाइफ पढ़े ना तो बहुत ज़्यादा मोटिवेशनल इनकी हिस्ट्री है पूरी ना इनकी। वाइस चांसलर है हमदर्द यूनिवर्सिटी के, हमदर्द लैबोरेटरीज के डायरेक्टर हैं। हम सारी रूह अफ़ज़ा पूरी दुनिया का इंटरनेशनल बैंड बना दिया इन्होंने। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बहुत सी यूनिवर्सिटीज़ के रहे हैं। दारुल कराची के ख़जानची भी थे। बच्चों के हकीम मोहम्मद से बड़ी अच्छी एक किताब है। मुफ्ती तकी उस्मानी साहब वेल नोन पर्सनैलिटी, सब जानते हैं। तो आज के दौर में जिंदा हैं, मिलते हैं हम लोग, बल्कि हमजा जो है वो इनफैक्ट 2 दिन पहले ही वहाँ दारुल में उनको हमारी तरफ से कुछ, यानी वो यहाँ मौजूद है, जिंदा सलामत है, अल्हम्दुलिल्लाह उनको और सलामत रह गए, ठीक है। ये इनके इतनी सारी चीज़ें हैं, ये मैं पढ़ूंगा भी ना तो इसको शायद 7-8 मिनट लग जाएंगे। मतलब ये सिर्फ आप देख के एक अंदाज़ा लगाएं कि ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज इनकी पास में रह चुकी हैं, ठीक है। ये तकरीबन कोई 25-30 है, और ये मेरे ख्याल पूरी नहीं है, इसमें और भी होंगी। अच्छा, ये इनकी प्रेजेंट है इस वक्त भी ये, अच्छा इसमें आधी है तकरीबन ये, क्योंकि कुछ तो मुझे खुद ज़ाती तौर पर पता है कि कितनी सारी है। ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज ये पूरी कर रहे हैं, ठीक है। ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या कर रही है, पूरी कर रहे हैं। तो ये भी इस दौर में रहते हैं भाई, ये भी इसी दौर के इंसान हैं, सारी चीज़ें पूरी कर रहे होते हैं, इनका कोई कमिटमेंट नहीं टूटता, सारे काम कर रहे हैं। कुरान करीम की तर्जुमा लिखा है उन्होंने जहाज़ों के सफ़र में। हम कहते हैं ना हमारे पास जो है वो नहीं होती, क्या नहीं होती, हाँ बस टाइम नहीं होता, किताबें पढ़ने का टाइम नहीं होता। यार किताब पढ़ना तो बहुत चाहता हूँ यार, लेकिन समीला भाई यार टाइम बिल्कुल नहीं मिलता। आपने बहुत सी किताब दी थी, हाँ वो पढ़ ली यार, नहीं रखी हुई है, टाइम नहीं मिल रहा, टाइम नहीं मिल रहा। टाइम निकालना पड़ता है। तो
कुरान करीम का तर्जुमा और तफसीर और तशरीह करना आसान काम नहीं है, बहुत ज़्यादा बड़ा काम है। उसमें उन्होंने क्या किया है, जहाज़ में यानी हवा में जो है वो इनका यानी अक्सर हिस्सा कुरान करीम की जो आसान तर्जुमा कुरान है, बहुत अमेजिंग इन्होंने लिखा है, बहुत आसान है, तो अक्सर जो है कहाँ पूरा हुआ है, जहाज़ में। बहुत बड़ा कभी अच्छा एक तो जगह लिखा है, सूरत खत्म होती है ना, वो बताते हैं मैंने यहाँ खड़ा हुआ और ये सूरत अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल हो रही है, तारीख दिन तारीख में लिखते हैं, उसमें एक जगह लिखा हुआ है अरफात के मैदान में बस के इंतजार में खड़े होते हुए अरफात के मैदान में बस के इंतजार में ये सूरत मुकम्मल हो रही है। अल्लाह ताला मजीद की भी तौफीक और हिम्मत अता फरमाए। जिन लोगों ने हज किया है, जिनका एक्सपीरियंस है, वो मुझे बताएं अरफात के मैदान में अपनी जान बचाते हुए सिर्फ फ़राइज़ और वाजिबात को ही पूरा करना एक बहुत बड़ा एक चैलेंज और टारगेट होता है। ऐसे मौके पर अगर कोई आपको सिर्फ ये कहे ना कि यार वो किताब पढ़ी थी, तो इतना गुस्सा आता है कि यार मैं तुम यहाँ पे तुम मेरी हालत देखो, तुम मुझे किताब पढ़ने का बोल रहे हो, तो वो पढ़ने की बात नहीं हो रही, वो लिख रहे हैं भाई, और वो भी कुरान, और इतना शानदार लिखा है कि पूरी दुनिया में उसकी मांग है। ये नहीं कि बस लिख दिया सफात काले किए हैं, तो आप काम ही वो करो ना जिसमें आपको मजा आए, अपने मजे को, वो आगे आएगा इंशाल्लाह कोऑर्डिनेट्स में कि किन कामों को करना चाहिए, सारा उसमें वो होगा। तो आप ये करें ना कि उसको प्रायोरिटाइज करेंगे, इंशाल्लाह वो आगे आ जाएगा। तो देखें वो ये सारे काम कर रहे हैं। असल में टाइम तो ख़त्म हो चुका है, हमने 5 मिनट क्योंकि देर हो गई थी तो हमने 5 मिनट और ले लिए थे, तो ये हमारा तो मुकम्मल हो चुका है। ठीक है, तो ये आज के दौर के लोग हैं और सारे काम कर रहे होते हैं, और सारे नहीं बल्कि बहुत बड़े बड़े काम कर रहे होते हैं। मुफ्ती तकी उस्मानी साहब की सिर्फ किताबों की अगर सफ़ात को गिन लिया जाए ना तो चंद हज़ार तक जाता है, और इनकी मल्टीपल बुक्स जो है ना वो मल्टीपल वॉल्यूम्स में। हदीस की जो इन्होंने शरह लिखी है वो अलग 6-12 जिल्दों में, एक अलग है 15 जिल्दों में बुखारी की। तो वो काम जो हम किताबें पढ़ नहीं पाते उससे बड़ी किताबें लिख लेते हैं। ठीक है, तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी बड़ी इंस्पिरेशन हैं, मोटिवेशनल चीज़ें हैं हमारे लिए, तो हमें इसको क्या करना चाहिए, अपनाना चाहिए खुद भी। तो ये एक होमवर्क तो आप लोग का वही है। ठीक है, और दूसरा ये है कि आप लोग एक काम और करें कि इस तरह की कोई एक शख्सियत चंद उनकी यानी कि बहुत प्रोमिनेंट क्वालिटीज़ के साथ लिख के लेकर आएंगे। ठीक है, तो इंशाल्लाह फिर हम इसको राइंड अप करते हैं और नेक्स्ट सेशन इंशाल्लाह ताला जी जिसको आप आइडियलाइज कर सकते हो कम से कम इस सिफत के अंदर, इस ट्रेड के अंदर, कोई भी हो, उसके लिए मुस्लिम नॉन मुस्लिम की कुछ वो नहीं है, कोई भी हो सकता है आपके लिए इंस्पिरेशनल हो। ठीक है, तो थैंक यू, जज़ाकल्लाह खैर। हम इसको एंड करते हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अरे किस